नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। लाइव शो में हर दिन हम बात करते हैं किसी खास व्यक्ति की, किसी खास मुद्दे की। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी। मुद्दा क्या है मैं बताऊंगा, उससे पहले जो हमारे दो खास मेहमान, बहुत दिग्गज लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। वैसे कैपिटल हेडलाइंस को देखने वाले इन दोनों शख्सियतों को जानते हैं। श्री प्रशांत सिंह जी, जो इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं, विदेश मामले के एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और तमाम मुद्दों की जानकारी, बहुत गहन जानकारी रखते हैं, न्यूज का एनालिसिस करते हैं, आपके सामने पहुंचाते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं दूसरे मेहमान, खास मेहमान डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। इन्हें भी आप जानते हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, इन्हें भी तमाम मुद्दों की जानकारी है। वैसे तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन आज पॉलिटिक्स की बात हम नहीं करेंगे। जैसा मैंने कहा कि आज बात करने जा रहे हैं हम आपकी, तो आपकी बात यानी आपकी सांसों की बात। और जैसा कहा जाता है कि सांस है तो आस है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जिंदगी में। आप खाना खाए हुए कई दिन रह सकते हैं, पानी पिए बिना भी आप कई घंटे गुजार सकते हैं, लेकिन अगर सांसें थम जाएं तो शायद आपका रहना मुश्किल हो जाए। और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली आजकल गैस चैम्बर बन गया है। इसको तमाम लोग कह रहे हैं कि गैस चैम्बर बन गया है, केवल हम नहीं कह रहे। तो हमें लगा कि बात होनी चाहिए, आपकी सांसों की बात होनी चाहिए, दिल्ली की बात होनी चाहिए। और बात इसलिए होनी चाहिए कि तमाम लोग जैसा मुझे शेयर कर रहे हैं वो आपको भी शेयर कर रहे होंगे। किसी ने मुझे एक कमेंट भेजा, एक डॉक्टर की तरफ से आया, स्मोकिंग इन बेंगलुरु इज हेल्दियर देन डूइंग योगा इन दिल्ली। अगर आप बेंगलोर में खड़े होकर वहां स्मोकिंग भी करते हैं तो दिल्ली में योग करने से ज्यादा बेहतर है। क्यों है, क्यों कहा जा रहा है, ये आपको पता है। जैसा मैंने कहा कि गैस चैम्बर बन गया है। और ये एक ग्राफिक भी मुझे किसी ने शेयर किया है और ये बताया है कि आप किस राज्य में रहते हैं। तो आप बिना स्मोकिंग किए, अगर आप स्मोकर नहीं है तो भी कितनी सिगरेटों के बराबर का धुआं आप इनहेल कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो लगभग 40, आप देख सकते हैं इस मैप में कि 40, हरियाणा में रहते हैं तो 29, पंजाब में रहते हैं तो 6.5, यूपी में रहते हैं तो 9.5, अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो 5.5, अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं तो 7.5। तो इस तरह का पूरे राज्यों का बताया गया है कि कहां आजकल इन दिनों जो वायु प्रदूषण की स्थिति है। गैस चैम्बर केवल दिल्ली नहीं है, दिल्ली का नाम हो रहा है, दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहां की स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी सिगरेटों का धुआं आपके फेफड़ों में जा रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि AQI लेवल जिसकी लगातार बात होती है, वो क्या होता है, वो किस तरह का, कौन सा AQI लेवल है जिसे खतरनाक माना जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गुड किसे कहा जाता है। अगर AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से 50 के बीच है, 0 से 50 के बीच में उसको गुड कहा जाता है। अगर मॉडरेट यानी 51 से 100 के बीच में है तो उसको मॉडरेट में माना जाता है, या मध्यम स्तर की हवा है ये माना जाता है। और अगर 101 से ऊपर AQI लेवल पहुंच जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आप भी अपने घर पर नाप सकते हैं कि आपके इलाके में कितना है। अगर 101 से 150 के बीच में है तो उसको अनहेल्दी माना जाता है। 151 से 200 के बीच है उसे भी अनहेल्दी माना जाता है। और 201 से 300 के बीच में है तो उसे बहुत अनहेल्दी माना जाता है। और 300 के ऊपर जब होता है तो उसको हैजार्डस कहा जाता है, यानी कि बहुत ही खतरनाक है। जीने के लिए वो परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ही खराब हैं, मतलब वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और तमाम सारी हेडलाइंस के बारे में अगर हम बात करें, आज की बात करें, जो दिल्ली के मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, उन्होंने अपील की है केंद्र सरकार से कि दिल्ली को कृत्रिम बारिश की जरूरत है। इस तरह की आर्टिफिशियल रेन कराई थी चाइना ने जब वहां पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो गया था। 1940 के दशक में अमेरिका में भी यही स्थिति थी। उसके बाद उनकी कांग्रेस ने, उनकी संसद ने तमाम नियम कायदे कानून बनाए। और हमारी दिल्ली, जो हमारी संसद भी वही है, वहां क्या स्थिति है सबको पता है। लेकिन अभी तक उस तरह के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आज से, यानी आज की बात ये की जा रही है, आज से 12वीं क्लास तक के जितने भी स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है। आप बाहर निकलने से रोक रहे हैं बच्चों को, पढ़ने वालों को। लेकिन आप घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो सांस की बीमारी से नौजवान भी जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं है।
कभी आप ऑड इवन लागू कर देते हैं, कभी आप स्कूलों को बंद कर देते हैं, लेकिन क्या इतना ही काफी है? और ये आज के अखबार की बात है। यहाँ पर ये बताया गया है कि कल जो एक्यूआई की स्थिति थी, आज स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। कल जो एक्यूआई की स्थिति थी, यानी आप को मैंने अभी इंडेक्स दिखाया कि 300 प्लस पर ही हैजार्डस है, यानी बहुत खतरनाक है। लेकिन कल की जो स्थिति थी दिल्ली के अंदर 1023 एक्यूआई था, और शाम को 4:30 बजे मंदिर मार्ग इलाके का एक्यूआई 1063 था, मुंडका में 1023 था, गुरुग्राम के आर्य नगर में 1023 था, दिल्ली के जहांगीरपुरी में 1003 था, पंजाबी बाग में 911 था, डहबास इलाके में 945, आनंद विहार में 956 दर्ज किया गया था। 805 और 800 से ज्यादा तो लगभग हर इलाके दिल्ली और एनसीआर में था। और रॉबर्ट वाड्रा साहब, जिन्हें आप जानते हैं, सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, प्रियंका वाड्रा के ये पति हैं, इन्होंने कहा है कि जहरीली हवा को जाति धर्म से फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा और इन्होंने लिखा कि ये देखना भयावह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को अपने राजनीतिक स्वार्थ का विषय बना दिया है, जहां जीतने के लिए विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, ये केवल अस्तित्व का प्रश्न है। जहरीली हवा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति या धर्म के हैं। ये बिल्कुल सही बात है। और जब प्रियंका गांधी वायनाड से प्रचार करके लौटी थी तो भी उन्होंने बताया था कि वायनाड में 35 एक्यूआई था, और दिल्ली की एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की थी इंडिया गेट की, और दिखाया था कि वहां पॉल्यूशन लेवल क्या है। और आपको ये बता दें कि एयर पॉल्यूशन की वजह से जो लोग मर रहे हैं साल में, वो मलेरिया, एड्स और दूसरी घातक बीमारियों से मरने वालों के से 3 गुना ज्यादा है। और ये लैंसेट की रिपोर्ट है, और तमाम ICMR की रिपोर्ट भी सामने आ गई है कि लगभग 18% जो टोटल डेथ होती है इंडिया के अंदर, वो एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। तो एक भूमिका थी, रखनी आपके सामने जरूरी थी। सिंह साहब, आपसे ही मैं बात की शुरुआत करना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं, जो भजन भी किए जाते हैं, प्राणायाम में तो खैर सांसों की ही बात होती है। इसी तरह हमारे साथ एक कार्यक्रम में जुड़े थे जिन्हें हरित ऋषि कहा जाता है, उन्होंने कहा जो हम भजन करते हैं हर दिन, हरे राम हरे कृष्ण, इसमें हरे का मतलब सांसें ही हैं। और अब तो सांसों में ही जहर घुल रहा है, और इसकी बात होनी चाहिए, नहीं होती है। सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा आज की तारीख में शायद यही है। जी डॉक्टर जी, सिंह साहब जी। अभी तो कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी प्रमुखता से, जो हमारे चीफ जस्टिस साहब रिटायर कर गए, चंद्रचूड़ साहब, तो उनके बारे में न्यूज आई थी कि उन्होंने बाहर टहलना बंद कर दिया है। सुबह का मॉर्निंग वॉक करते थे वो। तो इस तरह की स्थितियां इस देश में देखने को मिल रही हैं, खास करके दिल्ली और उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में। और इतना ही नहीं, एक न्यूज ये भी आई थी कि लाहौर में, जो पाकिस्तान का पंजाब है प्रांत, वहां लाहौर उसकी राजधानी है, और वहां मुख्यमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, माने भारतीय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को चिट्ठी लिखने जा रही हैं कि पराली जलाने से उनके यहाँ भी, लाहौर में भी वही स्थिति थी उस दिन जब ये न्यूज आई थी कुछ दिनों पहले। तो लाहौर की स्थिति भी एक्यूआई 500 से ऊपर था। तो ये स्थिति पूरे उत्तर भारत और कहिए कि बगल के पड़ोसी देश में भी कुछ हद तक है। तो ये और हर साल की समस्या है। ये हर साल जाड़ा आते ही, विंटर का सीजन आते ही ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है, और इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव बच्चों पर, छोटे बच्चों पर, और 60 साल से ऊपर वृद्ध लोगों पर, सीनियर सिटीजन्स पर, और बीमार लोगों पर, और अस्थमा के जो रोगी हैं उन पर ये जो प्रभाव पड़ते हैं, तो इसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और चूंकि आपने बहुत डिटेल में बताया है कि अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, यानी 1940 के दशक में यह समस्या हुई थी, और किस तरह से वहां प्लान बनाकर और कृत्रिम बारिश और बाद में प्लानिंग बनाकर वहां की खत्म की गई। चीन में भी इस तरह की समस्या थी और चीन भी इससे निपट लिया। लेकिन हमारे यहाँ इस पर एक कंसल्टेड एफर्ट जिसको कहा जाए वो नहीं हो रही है। हम लोग एक चीज तो हम मानेंगे, चाहे जो जिसकी भी सरकार रही हो, आज तो 10 साल से भाजपा की सरकार है केंद्र में,
और 10 साल से ही लगभग केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, और अभी तो पंजाब में भी केजरीवाल जी की सरकार है। तो ये सरकारें जो है कोई ठोस कार्य रणनीति इस विषय पर नहीं बना रही हैं। सबसे बड़ा दुखद पहलू इन सारी चीजों का यही है, क्योंकि ये हर साल की समस्या है और जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पर एक ऐसा रणनीति बनना चाहिए कि इसको कैसे खत्म कर सकें। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कूड़ा जो ट्रकों में सैकड़ों टन निकलता था इसमें सिंगापुर में, आज के डेट में कूड़ा वहां, आज का कूड़ा कल निस्तारण हो जाएगा। कल जो निकला था कूड़ा आज उसका निस्तारण हो गया, यानी वहां कूड़ा का एक छोटा सा टीला भी कहीं नहीं बनता है। कूड़ा का बहुत बड़ा पहाड़ बनना तो बहुत दूर की बात है, यानी कहीं एक छोटा सा टीला भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जरूर विल पावर, इच्छा शक्ति वहां की सरकार की जगी और उसने एक ठोस रणनीति बनाई और उसके तहत रिसर्चर्स को, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो इस विषय को का ज्ञाता है, उन लोगों की टीम बनाकर उनको एक टास्किंग करके और उनको इस काम में लगा दिया कि आप ऐसा सुझाव दीजिए जिसको हम अमल में लाएं और सरकारी मशीनरी उसको अमल करके और इस समस्या का परमानेंट समाधान ढूंढ ले। ये चीज हम लोग भी कर सकते हैं। जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, जो पहले अग्नि मैन के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने ठान लिया कि हमको मिसाइल के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, मजबूत बनाना है, सक्षम बनाना है, ठान लिया तो उन्होंने बनाकर दिखा दिया। आज देखिए अग्नि 5 और उससे भी एडवांस्ड वर्जन का परीक्षण हो रहा है और अब तो एक सूर्या मिसाइल की भी चर्चा हो रही है। तो उन विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जहां चाह वहां राह। आपने जिस विषय पर ठान लिया वहां आपने करके दिखा दिया। इस विषय में भी यदि आप ठान ले कि ये करना है तो आप इस समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकारें हो या वर्तमान सरकार हो, सभी के अंदर इस विषय पर इच्छा शक्ति का सर्वथा अभाव देखने को मिल रहा है। जी सर, आपने बहुत विस्तार से इस चीज को समझाया और हम सभी जानते हैं कि, और पहले समय से पढ़ाया भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, तभी देश भी मजबूत होगा। डॉक्टर साहब बहुत विस्तार से सिंह साहब ने बताया। आप क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये एक पॉलिटिकल समस्या है। आप स्कूल बंद कर देते हैं, बच्चे घर में रहेंगे, आप बुजुर्ग आप चाहते हैं कि बाहर ना निकले, फिर आपको सलाह दी जाती है कि आप एयर प्यूरिफायर खरीद लें। पहले हमारा पानी गंदा हुआ, हम सबके घर में आरओ लग गए और आपको मालूम है कि आरओ का पानी पीना हमारी मजबूरी है और वो दिक्कत भी है, क्योंकि उसमें जो जरूरी मिनरल्स होते हैं पानी से वो भी बाहर हो जाते हैं। पहले हमें पानी साफ नहीं मिला तो हमने कहा कि चलिए हम आरओ लगा लेते हैं। अब सांस हमारी नहीं हम ले पा रहे हैं, तो क्या आगे, जैसे पिछली बार हमने देखा, पिछले सीजन में भी, ये आज की समस्या नहीं है, जैसा सिंह साहब ने बताया, छोटे छोटे बच्चों के सिलेंडर लगाए हुए कार्टून वायरल हुए थे। लेकिन हमारी सेंसिटिविटी ऐसी है कि हम सारी चीजों को भूल जाते हैं, हम तमाम चीजों पर बात करते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं ना हम उन पर बात करते हैं, ना हम सवाल उठाते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए वात्सल जी, स्थिति तो बड़ी ही भयावह है और देश का लगभग जितना प्रमुख शहर है, मैं आज देख रहा था, सबका 101 से ऊपर है। इवन बेंगलोर तक का, जिस बेंगलोर में कहा गया कि सिगरेट पी करके वो स्थिति न है जो दिल्ली में है, बेंगलोर का भी 101 से ज्यादा है, 104 है, कहीं 116 है, कहीं 132 है। बिहार में पटना का भी बड़ी बुरा हाल है, 290 है आज का। 500 के लगभग दिल्ली में है। आप तो दिखाए हैं कि 1000 से भी ऊपर है, 1000 तक चला गया है। तो स्थिति तो बड़ी भयावह है। गैस चैम्बर में हम लोग रह रहे हैं।
लेकिन मुझे सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये लोग सत्ता प्राप्ति हेतु कोई भी शॉर्टकट कारोबार अपना करते हैं। ये लॉन्ग टर्म जो काम है ये कर नहीं पाएंगे जो उचित है, जिसमें इनको ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई राजनीतिक फायदा मिलेगा। ये वैज्ञानिकों को सामने आना पड़ेगा। अभी सबसे ज्यादा दिल्ली का जो हालात है पंजाब के कारण, जो जलाए जा रहे हैं पराली, और उससे जो धुआं उत्पन्न हो रहा है और उससे प्रदूषण जो हो रहा है, वो एक प्रमुख कारण है। तो हमको उस पराली का कुछ ज्यादा कीमती चीज मिल जाए, जलाने की अपेक्षा अगर उसको हम प्रोसेस करें और उससे कुछ अगर ज्यादा पैसा वाला चीज मिल जाए, तो मुझे लगता है कि किसान जो जलाते हैं वो जलाना बंद कर देंगे। और साइंटिस्टों को इस ओर ध्यान साइंटिस्टों को लगाना चाहिए, खोजना चाहिए कि उससे कोई ऐसा उपयोगी चीज बने जिससे किसानों को अधिक से अधिक पैसा मिले, ताकि वो जलाए नहीं बल्कि उसको संग्रहित करके उन लोगों को बेचे जो लोग उसका कुछ बना पाएंगे। ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होगा। दूसरा जो पर्यावरण का दूषित होने का कारण है, उसमें एक प्लास्टिक का जो प्रचलन है, जो हर एक जगह उससे यूज में ले आए जाते हैं और फिर उसको जलाए जाते हैं। क्योंकि वो सड़ता नहीं है तो लोग जलाते हैं और इससे भी गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। और तीसरा कारण है ये कंस्ट्रक्शन का जो काम है और वो गिट्टी बालू सीमेंट का जो प्रयोग खुले में हो रहा है। पटना में जो मैं समझता हूं पर्यावरण दूषित होने का सबसे जो प्रमुख कारण है, उसमें ये सीमेंट बालू और गिट्टी का जो प्रयोग हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के जो वर्क हो रहे हैं, विकास के अच्छे बात है कि काम हो रहे हैं, लेकिन इसको क्या है कि खुले में लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसको ढक करके एक पर्दे में जो रखना चाहिए या जिस जगह पर स्टोर करना चाहिए नहीं रखते हैं, कर पा रहे हैं। सब जगह सड़कों पर ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाँ जरूर, ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन पर अंकुश लगाए। अब सब्जियां बिकती हैं, सड़े गले रास्ते पर बिक रहे हैं, मछलियां बिक रही हैं, जगह जहां होना चाहिए सही नहीं बिक पा रहा है, तो बड़े बड़े शहरों में इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जरूर ये सरकार को ये चाहिए कि अगर कुछ निराकरण किसानों के पराली वाला में नहीं कर सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो रास्ते में फेंक रहे हैं लोग या फिर मेडिकल वेस्ट जो है उनका सही जो नहीं हो रहा है निस्तारण, वो करवा सकती है सरकार। और इसमें कहीं ज्यादा कुछ नहीं करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे केवल सचेत होना है और उनको उन पर अंकुश लगाना है। हाँ जरूर मैं चाहूंगा कि किसानों को, जो आज के डेट में दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो पंजाब से धुआं आ रहा है, हरियाणा से धुआं आ रहा है, वो पराली जो जलाए जा रहे हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग जो हो रहा है आजकल, हार्वेस्टर जो काट रहे हैं ना, वो बड़े बड़े छोड़ देते हैं खेतों में, जलाना मुसीबत, ये जो उनके लिए हो जाता है मजबूरी, किसानों के लिए कटता नहीं है नीचे से। पहले कट जाता था तो उसका जानवरों के खाने में भी प्रयोग होता था, अब ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि मजदूरी बहुत ज्यादा लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर साइंटिस्ट लोग इन चीजों का प्रयोग कुछ अच्छे काम में करें, जो बढ़िया चीज जिससे आए, लकड़ी बन सकता है और सारा चीज हो सकता है, तो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उसका निवारण हो सकता है, मुझे जो एक लगता है। और तो दूसरे जो प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं, तो भाई हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है। मेडिकल बीमार अगर पड़ रहे हैं तो दवाओं में जो पैसे खर्च हो रहे हैं ये कई गुना खर्च हो रहे हैं, जिसको रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। और गवर्नमेंट का पॉलिसी भी आई है पिछले मेरे ख्याल से 98 के बाद से दुनिया भर में ये पॉलिसी बनी है कि रोगों को रोकिए, इसके लिए आप उपाय कीजिए। योग वगैरह जो है उसी में है, या न्यूट्रिशन का जो है सिस्टम, ये सारे चीज उसमें। हाथ धोने का है, 40 तरह की बीमारी है जो बढ़िया से हाथ नहीं धोते हैं तो हो जाता है आपको।
तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है बीमारियों से बचने के लिए, और उसमें ये सबसे बड़का चीज है प्रदूषण। प्रदूषण से जितने भयानक बीमारियां हो रही है, जिसमें डेथ हो जा रहे हैं, तो इससे बचने के लिए जरूरी है। और मुझे उम्मीद जो है लगता है इस पे जो पैसा खर्च की जाएगी दुनिया से, ये देश जो खर्च करेगा वो हेल्थ, जो बीमार होने पर जो खर्च करना पड़ रहा है उसकी अपेक्षा कम होगा। तो कम पैसे में हम बीमारियों से बच सकते हैं, होने से, बीमारी के होने से बच सकते हैं पर्यावरण को शुद्ध रख करके। अब इमेजिन कीजिए ना, कनाडा में 0 से 3%, 2.5% तक है AQI। वो जो वहां का है एयर ये क्वालिटी इंडेक्स 0 to 3 है। अभी मेरी एक परिचित आई है, 2 साल कनाडा में रह करके यहाँ आई, बीमार पड़ गई। बीमारी पड़ने का कारण एक ही है, भाई यहाँ लगभग 300 चला जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब वो रह करके आई है 0 से 3 के बीच में कनाडा में, तो बीमार पड़ गई। अब एडजस्ट करते 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 उसको समय लगेगा। ये हालात है, कितने बुरे स्थिति में ये हम देश के नागरिक हैं, हम समझ सकते हैं दूसरे देशों की अपेक्षा। आपने बात किया सिंगापुर का, सिंह साहब ने भी बात किया, तो हम कनाडा में कह रहे हैं, इंडियन बहुत कनाडा में रहते हैं, लेकिन वो भी सीखे हुए हैं कि पर्यावरण को कैसे ठीक रखा जाए। यहाँ भी एजुकेट करके और उस तरह का चीज दे करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो हम दूषित वातावरण करने के लिए छोड़ दे रहे हैं रोडों पर, उसका कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण करके उसका उपयोग में लाने लायक बना करके उन चीजों को हम इन पर्यावरण के भयावहता से बच सकते हैं और देश को कुछ फायदा भी होगा दूसरे चीज को उपयोगिता में आने वाले चीजों के बढ़ने से, मुझे जो लगता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े विस्तार से बताया, और जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं वो तो देख रहे हैं कि आंखें जल रही हैं, सांसों में जहर घुल रहा है, फेफड़ों पर दबाव पड़ रहा है। बाहर खुले में जब आप रहते हैं तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, पूरा हेजी वातावरण दिख रहा है, साफ सूर्य भगवान के भी दर्शन नहीं होते हैं। बात हमने की क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। आप भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि जितना जोर से आप बोलेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इन बातों को केवल इग्नोर करने से फायदा नहीं है। जो तमाम समस्याएं हमने बताई कि वायु प्रदूषण की वजह से AQI लेवल खराब होने से क्या दिक्कतें होती हैं, आप सबको भी उतना ही पता है जितना हमें पता है, या शायद आपको ज्यादा ही पता होगा। लेकिन केवल बच्चों को घर में बंद करके रखने से, बुजुर्गों को घर में सीमित करके रखने से, या फिर जिनको बीमारियां हैं उनको घर के अंदर तक कैद करके रखने से काम नहीं चलेगा। आपको बाहर निकलने की जरूरत है और आपको बोलने की जरूरत है, जिससे हर साल की ये समस्या थमे, सांसें आप खुलकर ले पाए, क्योंकि सांस है तो आस है। सिंह साहब, आपने वक्त दिया, बात की, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आपने भी समय दिया, बात की, बहुत उपयोगी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी देखने वालों का भी आभार और शुक्रिया। नमस्कार।